हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये जान लो, इसी लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आपको बोले सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस लॉ में आपने देखा दो चीज़ें। पहली चीज़ जो है वो है, इसमें बात हो रही है मोमेंटम की, और दूसरी है अनबैलेंस्ड फोर्स की। अगर आपने मोमेंटम और अनबैलेंस फोर्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। तो ये लॉ हमारा कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यानी अगर हम सबसे पहले बात करें चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अब सपोज करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। तो यानी यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में यहाँ तक गया तो इसके मोमेंटम में चेंज, यानी पहले इसका कोई मोमेंटम रहा होगा P1 और बाद में इसका कोई मोमेंटम रहा होगा P2। तो इसके जो मोमेंटम में चेंज हुआ है P1 से P2, उसी को हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P2 माइनस P1। यानी बाद वाली सिचुएशन से अगर हम पहले वाली सिचुएशन को माइनस कर दें तो इसका चेंज हमें मिल जाएगा कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसको और अगर सॉल्व करके सिंपल वे में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन में है उसकी पहले जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उसको हम लेते हैं हमेशा u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है उसको हम हमेशा लेते हैं v। तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लें, और जो कि हमें पता है मास तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी उसका मास तो सेम ही होगा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, यानी P2 की वैल्यू हम कह सकते हैं m इंटू वी माइनस P1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू यू। m यानी कि मास, जो कि दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी P2 में जो है वो v वेलोसिटी है और P1 की कंडीशन में वेलोसिटी u है, इसलिए हमने वेलोसिटी अलग अलग रख ली। अब इसको अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि m कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू। ओके, इसके बाद अगर हम इसको आगे देखें तो हमारा जो लॉ है वो हमें ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, तो देखो मोमेंटम का रेट निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मोमेंटम पर सेकंड कितना बदल रहा है, यानी उसका रेट पता करना है। रेट की कंडीशन में इसको हम t से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। यानी अगर पर सेकंड का हमें मोमेंटम पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा उसका रेट क्या है चेंज होने का, यानी किस रेट के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस लॉ के हिसाब से हमें ये कहा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के बराबर होगा, यानी अनबैलेंस फोर्स होगा कोई, उसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम ले लें फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं फोर्स को अगर हम F मान लें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। अब इसके बाद इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट k, तो इससे हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा है एक्सेलरेशन वाला वीडियो। एक्सेलरेशन वाले वीडियो में आपने देखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो क्या आता था, वो हमारा होता था v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी अगर हम माइनस कर दें और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम उसका निकाल लें तो उसको हम कहते थे एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे भी हमें यही कंडीशन मिल रही है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू रख दें तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा F इक्वल टू के एम ए। अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियरली पता है कि k जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू को अगर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा F इक्वल टू एम ए। तो यानी कि फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया जो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी तो बहुत ही सिंपल है इसकी यूनिट जानना। तो मास की यूनिट क्या होती है, वो होती है किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट हम पहले ही जान चुके हैं, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड रेज टू द पावर ऑफ -2। तो ये इसकी यूनिट आ गई। अब इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था किसने, न्यूटन ने। तो उन्होंने अपने नाम पर भी इसकी यूनिट रख दी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला
कि या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप बोलो, या फिर उसको आप न्यूटन भी बोल सकते हो। तब से हम बेसिकली न्यूटन यूनिट को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई कहेगा कि कोई एक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो सपोज करें 5 न्यूटन का लग रहा है, तो हम उसको सिंपली ऐसे शो करते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो एन है वो न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, और आज की डेट में फोर्स की ज़्यादातर यूनिट जो है न्यूटन ही यूज़ करी जाती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी फोर्स की एक यूनिट होती है। आई होप अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकोगे। ओके।